नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड राज्य की बदहाली का मुख्य कारण और इससे उबरने के निदान राह क्या हो सकती है। उत्तराखंड राज्य गठन 2000 को नवंबर 9 तारीख को राज्य स्थापना हुई। उसके बाद 21 साल हो गए। राज्य स्थापना दिवस आने वाला है, 21वां पूरा होने वाला। बड़े गंभीर सवाल है और लोग बड़े चिंतित हैं। लोगों ने सोचा डबल इंजन की सरकार आएगी। उससे पहले कांग्रेस में भी डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी में भी डबल इंजन की सरकार है, परंतु डबल इंजन की सरकार पर मोदी जी ने जो फोकस किया था और उस पर विश्वास करके उत्तराखंड की जनता ने जो अभूतपूर्व बहुमत दिया था पहली बार किसी एक दल को, उसका भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में ही असफल होना एक चिंता का विषय है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उत्तराखंड राज्य की बदहाली के क्या कारण है। 2022 में पुनः विधानसभा चुनाव आने वाला है। उत्तराखंड के हित रक्षकों को इस पर गहन चिंतन मंथन करना चाहिए। वैसे राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल, इसमें तो भाजपा, कांग्रेस जैसे स्थापित राजनीतिक दल और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे जिन्होंने राज्य का गठन के लिए लंबा संघर्ष किया, और अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले में कमर कसे हुए हैं। अब तो और दिल्ली और देश की जनता को भरमाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में कमर कस रही दिख रही है। कमर कितनी कसती है ये तो चुनाव की रणभेरी बजने के बाद, जब नामांकन होगा उसके बाद ही पता चलेगा कितनी कमर कसी है। और चुनाव परिणाम ये साबित कर देंगे कि उत्तराखंड की जनता की मंशा क्या है। उत्तराखंड में स्थापित राजनीतिक दलों ने, किस दल ने कितनी मेहनत की है, ये चुनाव परिणाम बता देंगे। परंतु एक राज्य गठन आंदोलन के सिपाही होने के नाते, यह उत्तराखंड के हितों के लिए संघर्ष करने वाले होने के नाते, या एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये चिंता करते हैं, आखिर इस राज्य में जहाँ क्षमताएं बहुत जबरदस्त हैं, विकास की क्षमताएं बहुत हैं, वहाँ उस राज्य की बदहाली का मुख्य कारण क्या रहा। अब प्रश्न उठता है कि राज्य गठन किया 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, और उसको समर्थन दिया मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। मतलब एक प्रकार से वाजपेयी जी के पहल पर सोनिया के समर्थन से ये सरकार, उत्तराखंड राज्य गठन हुआ। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के संघर्षों से जो ज्वाला भड़की, उससे केंद्र सरकार को मजबूर किया था कि राज्य गठन के लिए तत्कालीन राजनीतिक दलों को अपना हित लगा। उसमें तो उस समय सत्तासीन भाजपा थी, उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए सहमत हुई, पर उसके साथ वो 2 राज्य और बनाना, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये राज्य बने। तेलंगाना इसलिए नहीं बना पाए वो क्योंकि उस समय राजग गठबंधन में के प्रमुख थे नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू। वो नहीं चाहते थे आंध्र प्रदेश का विभाजन। नहीं तो बाद में तेलंगाना जो सबसे पुरानी मांग थी, वो मांग भी उस समय पूरी की जा सकती है, इच्छा शक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी की रहती।
बाद में वो सोनिया गांधी ने सपरंग सरकार के कार्यकाल में उसे बना दिया। अब ये होता है कि उत्तराखंड का राज्य गठन की मांग का जो एक आदर्श था वो हिमाचल को लेके था, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं पड़ोसी राज्य होने के साथ भौगोलिक सीमाएं ठीक उसी प्रकार का थी। हिमाचल प्रदेश भी बदहाली जूझ रहा था जब पंजाब का एक अंग था, तो उत्तराखंड भी उसी प्रकार से पक्षपाती नीति निर्धारकों की पक्षपाती वो निर्णयों का दंश झेल रहा था, नौकरशाही का दंश झेल रहा था। इसलिए ओबीसी आरक्षण का, अन्य पिछड़ा जाति के आरक्षण की जब आंधी देश में चली तो उत्तराखंड के समाज को बिल्कुल ये लगा कि ये अपने समाज में है ही नहीं, अन्य पिछड़ी जातियां वहाँ हैं नहीं, वहाँ तथाकथित सवर्ण जातियों ज़्यादा बाहुल्य है, दलित या सवर्ण जातियों का, या जिन्हें अनुसूचित जनजातिगत उनका कुछ जगह। तो ऐसी स्थिति में जब एक कल्पना की गई थी, आदर्श बनाया गया था हिमाचल को लेकर, तो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए था। और उसकी जिम्मेदारी किस पे थी? उसकी जिम्मेदारी थी राज्य गठन करने वाली सरकार जो पहले बनी, भारतीय जनता पार्टी की, जिनका बहुमत था। उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधायक दल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने सरकार बनाई और उसमें कोई इस प्रकार का नेतृत्व नहीं उलझा। नेतृत्व न अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी दूरदर्शी रही, न वो राज्य की जन आकांक्षाओं के प्रति समर्पित दिखे कि वो उन जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वहाँ के नेतृत्व को दबाव दे सके। न इनमें से उसकी न उनमें वो थी, क्योंकि वो तो समर्थक नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं थी अपने जनसंघ काल में। उन्होंने जो आवरण बाद में पहना भारतीय जनता पार्टी को, उससे पहले वो मानसिक रूप से एक सोच थी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की भी उत्तराखंड विरोधी सोच रही है। वो भी बाद में जब देखा कि यहाँ राजनीति का कोई चारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को लगा कि उत्तराखंड की जनता, जब उत्तराखंड क्रांति दल को एक आंशिक सफलता मिली, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जन भावनाओं को देखते हुए अपना छोटे राज्यों का जो उनका एक धारणा थी, पूर्वाग्रह था, उसे त्याग कर उत्तरांचल नाम दिया। फिर भी अपनी हनक दिखाने के लिए उन्होंने नाम बदलने का कुकृत्य किया और उत्तरांचल संघर्ष समिति बनाई और उसका समर्थन किया। तो छोटे राज्य, तो वो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि राज्य का कैसे विकास हो, जनता क्या चाहती है। लोकतंत्र के प्रति स्थापित राजनीतिक दलों का कहीं एक सम्मान का वो नहीं था कि जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं का आदर करना हमारा दायित्व है। इस प्रकार की भावनाएं बिल्कुल न भारतीय जनता पार्टी में तब थी, न आज है, न कांग्रेस में थी, न आज है, न अन्य दलों में। वामपंथी दलों से तो लोकतंत्र की आशा करना भी बेमानी है। वो तो अपने एक मिशन पे लगे हैं कि किस प्रकार से इसको वामपंथी साम्राज्य में स्थापित किया जाए। और अन्य दल समाजवादी के नाम पे परिवारवादी, बसपा, जातिवादी, अन्य संगठन भी, अधिकांश राजनीतिक दल जातिवादी हैं। उनके समीकरण टोटल जातिवादी हैं। वो कहने को आवरण पहनते हैं दूसरा पर, लेकिन उनका जो निर्णय करने का, सम्मान देने का, पदों पे आसीन करने का, टिकटें बांटने का जो नजरिया होता है, नौकरशाहियों को स्थापित करने का, वो बिल्कुल जातिवादी है। क्षेत्रवादी, जातिवादी, इस प्रकार की मानसिकताएं
भारत के राजनीतिक दलों जो भाग्य विधाता बनते थे उन्होंने अपने मन पर। अब इसका कारण ये हुआ कि न तो लोकतंत्र में विश्वास उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों में था, जो वाजपेयी काल के बाद, तो उससे क्या हुआ कि इस प्रकार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। स्वामी जी को, स्वामी जी का भी न वो धारणा थी न केंद्र की थी, या स्वामी जी की धारणा ना भी होती, केंद्र वाले उन्हें मार्गदर्शन देते तो वो दिशा बनते, तो वो काम नहीं कर पाए। वो गैरसैंण राजधानी करने पर का आई, जनता उत्तराखंड मांग रही थी, तुमने उत्तरांचल थोप दिया, उसको नहीं कर पाए। आप राजधानी गैरसैंण मांग रही थी, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की बात हो रही थी, मूल निवास का हो रहा था, भू कानून को हो रहा, वो आप नहीं कर पाए। उसके बाद आई कांग्रेस, जनता नाखुश रही और कांग्रेस सत्तासीन हुई। तो सोनिया गांधी उस समय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना रही, तो उन्होंने कहा, सोचा कि ये तिवारी जी यहाँ पर डिस्टर्ब न करें, इसलिए इन्हें उत्तराखंड में भेज दिया। पर ये भूल गए कि तिवारी उत्तराखंड के घोर विरोधी रही, राज्य गठन के विरोधी रही। उनकी इच्छा, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें वहाँ भेज दिया, जैसे उत्तराखंड में भेजते थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश में लोगों को अगर यहाँ किसी को डीएम सीएम, इस ये डीएम और कोई सरकारी पदाधिकारी को यहाँ भेज देते थे, उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग कहते थे, एक प्रकार दंडनात्मक स्थानांतरण। अब दंडनात्मक स्थानांतरण में तो वो वहाँ क्या दिल से काम करेगा, जहाँ रहना ही नहीं चाहता है, वो वहाँ पे केवल अपना माल समय काटने में लगा, जिससे प्रदेश के विकास के से पिछड़ जाएगा। अनिच्छ है, जिन्होंने गाड़ी चलानी है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ानी है, वो ही अनिच्छुक हो जाए तो क्या। तिवारी जी की इच्छा उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं थी, वो दिल्ली में तख्तताज प्रधानमंत्री बनना चाहते। उन्हें लगा कि नरसिंह राव बन गया, ये बन गया, क्या कहते हैं, मनमोहन बन गया, और मेरे जैसे अनुभववान आदमी नहीं बने। तो उत्तराखंड वो अपनी खींच सोनिया गांधी पे नहीं उतार पाए, उस पे नहीं, मनमोहन पे नहीं उतार पाए, कांग्रेस पार्टी पे नहीं उतार पाए। तो जो जैसे हमारे इधर कहते हैं, कमजोर की लुगाई सबकी भाभी वाली बात है। तो ऐसा काम कर दिया, मसाण लग गया, बकरी मार दो, सीधे बके मसाण लग गए तो कोई कहे शेर को मारो, तो देखते हैं कितने लोग जाते हैं, और कौन शेर के नज़दीक रहता। न उसे पूजने वाले पंडित जाएगा, न वो यजमान जाएगा, क्यों कमजोर आदमियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो उत्तराखंड को उन्होंने इस प्रकार से, जो उत्तर प्रदेश में वो एक प्रकार से दोनों हाथ से शासन प्रशासन को वहाँ पटड़ी से उतार दिए, वो उत्तराखंड में उतार। और विकास पुरुष कहा गया, विकास पुरुष इसलिए कहा गया कि वो अपने समर्थकों को, प्यादों को आउट ऑफ टर्न जाकर उनके मन इच्छा पूरी करते, विकास के संसाधनों को लुटाते थे, उन्हें अच्छे पदों पर बिठाते थे, इसलिए वो चिल्लाते थे विकास पुरुष। पत्रकार से लेकर तमाम लोग इस प्रकार के उनके कृपा के पात्र थे, इसलिए वो इस प्रकार की छवि का निर्माण करते थे। तो उत्तराखंड के शासन प्रशासन में इस प्रकार का वो हो गया, अवरोध हो गया। तिवारी जी ने वहाँ कोई भी जन आकांक्षाएं पूरी की। गैरसैंण के उत्तराखंड राज्य के विरोधी थी, तो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के कहाँ से समर्थक। वो कहते थे मेरे से बढ़कर कौन है, मैं तो आज़ादी के आंदोलन से निकला हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूँ, ये मेरे खिलाफ इतने रहे, इन्होंने मेरे नारे लगाए, इन्होंने मेरी राजनीति खराब की, मुझे वहाँ से हरा दिया, मैं प्रधानमंत्री बन जाता, राव नहीं बनते। अगर उस समय से किसी पंथ से वो जीत जाते या पंथ की पत्नी से, तो वो बन जाते। तो ये उन्होंने एक गुस्सा भी रहा, उसकी खींच उन्होंने उत्तराखंड पर उतार दी। वही अपनी पुरानी सनक हनक और विकास के बंदरबाट करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। इस संवैधानिक जो विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में, उनमें कमज़ोर लोगों को स्थापित करते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा, जरा एक कांग्रेस पार्टी ने जो सामूहिक प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय, जो
राज्य गठन के विरोधी रहे, बाद में अंतिम चरण में वो राज्य समर्थक बन गए और कांग्रेस से उन्होंने समर्थन करा के राज्य के पक्षधर कराया हरीश रावत। तो उन्होंने उस समय नाम बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण काम कराया और जो काम हुआ तो उससे जनता खुश हुई। परंतु क्या हुआ कि तिवारी जी उत्तराखंड के विरोधी, उन्होंने राजधानी गैरसैंण के पक्ष में नहीं रहे। हरीश रावत भी शुरुआत में हल्के ढंग से रहा, तो कांग्रेस ने वो मामला लटका दिया। भू कानून के प्रति वो उदासीन रहे, जबकि स्वामी से लेकर इनको हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र ने सलाह दे दी थी कि आप वहाँ पे भू कानून लागू कर लीजिए, मूल निवास का वो कर लीजिए। कम से कम अब खेती बाड़ी करते हो तो आसपास बाढ़ भी तो लगाना आवश्यक है। पर्वतीय प्रदेश सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। पर लेकिन बहुत ये इनकी सबकी नज़रें दिल्ली के तख्त पे लगी थी और ये इतने जो दिल्ली के आकाओं से या अपने दुराग्रहों से इतने थे कि इन्हें कोई सुधि नहीं थी। न दिल्ली के तख्ताज में इन्हें आसीन करने वाले लोगों ने इन्हें जनभावनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया, न ये खुद इसमें वो थे, कोई मतलब ही नहीं। तो वहाँ पे तिवारी जी के शासन में जो जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का आया तो इन्होंने अपनी सनक उतार दी। इन्हें केवल वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ये रहा कि अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कैसे हाशिए पे रखा जाए, उसके अनुसार उन्होंने इस प्रकार का परिजन किया गढ़वाल लोकसभा सीट में कि ये इस इधर का भाग नैनीताल वाला भाग इधर गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मिला दिया। इस प्रकार से वो करके उनका मूल लक्ष्य उत्तराखंड न होकर लोकशाही का सम्मान करने का न होकर अपने राजनीतिक विरोधियों को सर मात देने का था। और उससे क्या हो गया कि उत्तराखंड का जो नींव में ही इस प्रकार के दूषित वातावरण में पड़ गया तो वो पटड़ी से हट गया। इस प्रकार के लोग वहाँ सत्ता में आसपास बैठ गए कि उससे प्रदेश के विकास की जगह विनाश के गर्त में गिर गई। उसके बाद आए फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जब देखा स्वामी जी के प्रति लोगों को ये लगा कि संघर्ष किया हमने स्वामी को गैर उत्तराखंडी को, जबकि गैर उत्तराखंडी नहीं थे, वो उत्तराखंड में बसे थे, परंतु वो हरियाणा मूल के होने के कारण उन पे प्रति लोगों को नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी को वरिष्ठ थे पर वो उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया, ये बिल्कुल कह सकते हैं दावा के साथ। तो उसके बाद जनादेश के हरण के लिए नाइट वॉचमैन के जिस ढंग से वर्तमान में धामी को बनाया उसी ढंग से उस समय कोश्यारी को बना दिया। कोश्यारी को 6 महीने के लिए बनाया जब, तो उसके बाद जब स्वामी आ गए तो उसके बाद कहा खंडोड़ी जरूरी। जो ये आए हमारे तिवारी जी, तो तिवारी जी ने देखा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री ने बजाय वो जोड़ तोड़ के बना रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें जनादेश नहीं मिला तो इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे। केंद्र सरकार ने भी तिवारी के सलाह को वो करके वहाँ पे जोड़ तोड़ की, वहाँ पे जो निर्दलीय लोग समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को वो रुकवा दिया। तो उसके बाद तिवारी ये खंडूड़ी जी की सरकार बन गई। कहा जी बड़े ईमानदार हैं, पर लेकिन उनके अनुभवहीनता, वो जन भावनाओं को न समझते थे न आंदोलन की भावना। उन्होंने क्या कर दिया, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन जिस तर्ज पे तिवारी जी चल रहे थे उसी पे ही उन्होंने आगे बढ़ा दी। तो ये तमाम चीज़ें की। तो उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार का भी इस प्रकार का किया। हालांकि यहाँ पे नौसिखिए जो आगे थे भ्रष्टाचार को रोकने, केजरी ब्रिगेड जी और अपने अन्ना जी उनको गलत बता के उनके गुर्गों ने उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा इन्होंने ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही। अब भ्रष्टाचार पर अंकुश और खंडूड़ी जी एक प्रकार से विरोधाभास। बहुत ईमानदार के नाम से पर ईमानदारी कितनी है कि जनभावनाओं का कहीं सम्मान करने के लिए तैयार नहीं।
गैरसैंण राजधानी के लिए नहीं, मुजफ्फरनगर कांड के लिए नहीं, भू कानून के लिए नहीं, मूल निवास के लिए नहीं। हाँ, जरा उन्होंने कुछ कम भू कानून का किया था कि इतने लिमिट रहेगी, पर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से आदेश देती वो आगे भी कर देते। तो इस प्रकार वाजपेयी जी ने उस समय ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, न उन्हें वाजपेयी जी को उत्तराखंड की जनभावनाओं का कोई लेना देना था, न खंडूड़ी जी को। और हो गया, अगला चुनाव हारे तो कांग्रेस फिर सत्तासीन आई। कांग्रेस आई तो हरीश रावत को बनाने की जगह विजय बहुगुणा जी को बना दिया। अब विजय बहुगुणा जी बने तो वो एक प्रकार से अनुभवहीन थे। वही वो न केंद्र को, सोनिया और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको न उत्तराखंड की जनभावना से कुछ लेना देना था, न विजय बहुगुणा को लेने देना। तो वो उसी में रह गए, वो विकास के तथाकथित विकास के उसमें ही फंस गए। तो जब केदारनाथ त्रासदी हुई तो बिल्कुल से बेनकाम होगी। 1 महीने के करीब से वो केदारनाथ के जमीन पे पाँव नहीं रख पाए। जब सोनिया जी ने यहाँ से निर्देश दिया तब वो वहाँ गए। पहले हवाई दौरे हो रहे थे जी, हवाई सर्वेक्षण। अरे जमीन पे भी तो जाओ, पहाड़ की धरातल इतनी कठोर नहीं है कि आपके पाँव के पदचाप सहन न कर सके। तो इसके बाद केवल विजय बहुगुणा ने एक अच्छा काम किया कि जो गैरसैंण सतपाल महाराज जी की सलाह पे गैरसैंण राजधानी के लिए उन्होंने वो भी ग्रीष्मकालीन के नाम पे चल रहे थे, पर वहाँ पे उन्होंने गैरसैंण की तरफ प्रयास किया। विशेष वहाँ पे वो बुलाया एक मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद वहाँ पे विधानसभा का नियुक्त। तो हरीश रावत ने देखा जब ये बहुगुणा के इस कदम का लोग समर्थन कर रहे हैं तो उन्होंने उससे बेहतर पूर्ण राजधानी की तरफ उन्होंने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए। पर बात उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उठापटक चलती रही। दिल्ली द्वारा फिर निशंक को बिठाया गया, निशंक भी जनभावनाओं को सम्मान नहीं कर पाए। फिर खंडूड़ी जी को जरूरी बताया गया, फिर खंडूड़ी जी के जरूरी को जनता ने नकार दिया जनादेश। कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस में विजय बहुगुणा और उसके बाद ये इस प्रकार से शासन हुआ। फिर हरीश रावत जब आए तो हरीश रावत को ये आशा थी जनता को कि हरीश रावत गैरसैंण राजधानी का ऐलान करेंगे, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे और भू कानून और मूल निवास से लेकर 3 ये जो अपना सबसे वो गंभीर समस्या है जो जनसंख्या पर आधारित विधानसभा, उसके दंश से उत्तराखंड को बचाएंगे। पर ये काम हरीश रावत नहीं कर पाए। वही जनादेश हरण के लिए वो प्राथमिकता उन्हें लगा, मैदानी पहाड़ी इस प्रकार के विवाद में नहीं फंसना चाहिए, तो वो मजबूती से नहीं कर पाए। उसी कारण वो गलत निर्णयों के कारण वो दोनों स्थानों से मुख्यमंत्री के रहते हुए और उसमें जो चुनाव हुआ, आम चुनाव, उसमें वो हार गए। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जी आई। भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र को बनाया मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार मोदी जी ने बनाया। पर बनाया क्या गया, वो एक तरफ से उन्होंने तमाम नेताओं पे अंकुश लगाने का पहला काम अगर किसी ने किया तो त्रिवेंद्र रावत ने किया। पर उन्हें जनादेश के सम्मान करने का तनिक भी वो नहीं था, न लोकशाही का सम्मान करना जानते, न केंद्र सरकार में मोदी जी को ये था कि जनादेश मेरे नाम पे मिला तो मुझे जनभावनाओं का सम्मान करना। वो गैरसैंण के प्रति बिल्कुल नज़रअंदाज जैसे, नहीं तो इतने ज्ञापन और इतने धरने प्रदर्शन हुए गैरसैंण के बारे में। यह तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने उनको बताया नहीं, या वो स्वतंत्र सूत्रों से वो अपना ये पता नहीं कर पाए। ये बोनेकत के जो उनके सलाहकार हैं उत्तराखंड मामले में, वो बिल्कुल नकारे साबित हुए और जनता का मोह भंग हो गया। त्रिवेंद्र रावत को भी ये देखते हुए हटाना पड़ा। पिछले 5-6 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदले गए और जिसके बाद फिर
तीरथ रावत आ गए। तीरथ रावत जी इस प्रकार से तीरथ व्रत की बात करते रहे। वो गंगा जाए गंगा दास, यमुना जाए यमुना दास। उसे देख के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ही लगा कि इनके ध्वजवाहक बनाने से हम 2022 के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने धामी जी को बना दिया सबसे नए। ये नहीं कि ये मुख्यमंत्री का पद जो है अनुभववान आदमी को बनाए ताकि उत्तराखंड के हितों की रक्षा करे और चुनावी बैतरणी से भारतीय जनता पार्टी को पार निकाल पाए। ये नहीं किया। अब नौसिखी को बनाना जी, या प्रयोगशाला बनेगी। अरे क्यों बना रहे हो भैया प्रयोगशाला है? तुम तब बनाओ, अपने उनको सिखाओ, फिर आगे बढ़ाओ। नहीं, प्रयोगशाला कर, या तो खुद उनको दिशा दो। दिशा भी नहीं है कुछ। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी, मोदी जी भी फेल हो चुके हैं उत्तराखंड मामले में। हमारे वाजपेयी जी और सोनिया तो फेल हुई। सोनिया को तो विदेशी कह सकते हो, वाजपेयी जी को तो ना अपना ही भान रहता था ना दूसरों का भान। वो तो मस्त आदमी थे, हो गया। अब मोदी जी कहे कि मुझे उन्हें न उत्तराखंड के बारे में मालूम है, उन्हें केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ दिखाई दे। अरे केदारनाथ बद्रीनाथ आस्था के साथ लोकशाही में जन भावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार से उत्तराखंड जो वो ये बताया गया कि ये जी वामपंथी लोग कर रहे हैं, ये भाजपा विरोधी लोग। अरे भाजपा विरोधी कौन है? जनता ने तुम्हें जनादेश दिया, तुम कह रहे हो भाजपा विरोधी लोग हैं। गैरसैंण वाले भाजपा विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। अधिकांश आपके विधायक चाहते थे, पर हिम्मत नहीं किसी की अपने टिकट से अपने हितों के ऊपर कर। तो ये चीज़ें तमाम ये रही। अब चुनाव ये असफल हो गए। सफलता का बहुत मुख्य कारण क्या था? हिमाचल में मुख्य कारण ये था कि जो परमार जी थे और वीरभद्र थे, दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इतनी लंबी लकीर खींच दी, नींव रख दिया, सिस्टम बना दिया जिसपे जो चल रही है सरकार, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, वो नीतियां जो बना गई, एक आदर्श स्थापित कर गए, उस पर चल रहे हैं तो सुशासन होगा। अरे गलत तिवारी की तरह गलत ट्रैक बना दिया तो उस पथभ्रष्ट होना था। कहाँ चरित्रवान महान आदमी परमार जी, MA LLB, दर्शन समाज शास्त्र से ये तमाम लोग, और 1937 से 41 तक वो सत्र न्यायाधीश भी रहे, वो प्रजामंडल में भी रहे। सबसे बड़ी बात है यशवंत परमार हमेशा जन भावना और इतने वो भारतीय संस्कृति के उच्च स्तंभों में से थे कि वो थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसमें एनी बेसेंट भी थी, कई संसार के सभी धर्मों के जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने वाली संस्था, उस संस्था के सदस्य थे। बताओ आदमी का मानसिक स्तर कितना ऊंचा होगा। देवभूमि है उत्तराखंड, हिमालय का जो ये गोद में बसे हैं हिमाचल और उत्तराखंड, भले ही भौतिक सीमा से अलग हों पर वो एक है हिमालय। शिव का कैलाश कहते हैं इसे। तो सिरमौर जिला के चनालग गांव में पैदा हुए थे। तो वो इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने आज़ादी के समय 1948 में 30 हिमाचल की रियासतों को मिलाकर एक इकाई बनाई थी। 30 रियासतों को भारत विलय कराने का काम किया था प्रजामंडल के भी सदस्य। और वो इतने जबरदस्त रहे। 1955-56 में मुख्यमंत्री रहे नेहरू जी के कार्यकाल में। उस समय इतना हस्तक्षेप नहीं था, एक दिशा देने का काम था। एक आज़ादी के बाद लोगों को राष्ट्र का निर्माण करने की एक ललक थी। उसी दौरान कितने बड़े बड़े संस्थान इस देश में बने। ये जरूरी नहीं कि वो पूर्ण रूप से ठीक थे वो संस्थान बनाने वाले। नेहरू जी के सारे कार्यों से हम सहमत नहीं हैं, परंतु फिर भी
एक भारत की नींव रखने के उस समय के तत्कालीन जितने भी राजनेता थे वो आदर्शों से समर्पित थे। वो समाज में कुछ करना चाहते थे, देश को आगे करना। आज की तरह नेताओं नौकरशाहों की तरह नहीं केवल घर बनना चाहते हैं, दलीय स्वार्थ के लिए करते हैं। वो समाज के हित के और बदहाली को दूर करने के लिए उन्होंने पीड़ा झेली थी, एक सपना देखा था, एक संघर्ष किया था। तो 55-56 में मुख्यमंत्री भी रहे, फिर 63 से 77 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद छुटपुट समय कुछ बाहर के आए, परंतु उसके बाद 2 दशक तक तो ये अपने वीरभद्र रहे बहुत मजबूती से। परमार ने जो ट्रैक बिछाया था उसको मजबूती से करके हिमाचल को जनभावनाओं के अनुकूल चलाना। और उत्तराखंड में ऐसा आदर्श एक भी नहीं है। कैसे नेता हैं, कोई बीजेपी में जाए, फिर कांग्रेस की सरकार में आए, फिर कांग्रेस जिस समय जिसकी सरकार में आए उसमें वहाँ जा रहे आराम से। मुलायम की सरकार आई तो उसके जिंदाबाद के नारे लगाए उत्तर प्रदेश में यहाँ के नेताओं ने। तो उत्तराखंड की जनभावनाओं की किसे वो है। जरा मुन्ना सिंह चौहान था, पर वो भी मजबूती से आगे नहीं निकल पाए। बाकी सुविधाभोगी नेता है। महाराज को था, महाराज को भी समय नहीं मिल पाया या उतनी उनकी प्रबल वो नहीं रही जनभावनाओं को दिशा देने के। नहीं तो महाराज तमाम राजनीतिक दलों को दिशा देने का काम कर सकते थे। उसके बाद हरीश रावत आए। हरीश रावत अवसरों का सदुपयोग नहीं, एक तो सही समय पे उन्हें अवसर नहीं मिला, उसके बाद जो अवसर मिला उनका सदुपयोग नहीं कर पाए, या उठापटक में इतने वो रहे कि वो उन्हीं में। परंतु जो अवसर मिला, अगर गैरसैंण राजधानी का वो ऐलान कर देते, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों के लिए आयोग बना देते, मजबूती से निरादर करते, भू कानून की दिशा में देते। ये माफिया उत्तराखंड में जो एनजीओ माफिया, ये पत्रकार माफिया, जितने भी तत्व आए हैं, और ये शासन प्रशासन में जो घेराबंदी करने वाले माफिया, भू माफिया, जल माफिया, ये तो अलग हैं, पर इसके शासन में जो चारों तरफ घूमने वाले माफिया, इन पे अंकुश लगाते तो दिशा कुछ और होती। पर अब अवसर, अब फिर वो जो बीजेपी में गए वो कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस में वो विशालकाय नेता हो गए खुद, पर वो इतने बौने हो गए कि जनता को न उनसे आशा है न उनके समर्थकों को आशा। अब इसके बाद ये स्थिति ये हो गई है, अब जनता क्या करे, क्योंकि ट्रैक गलत बिछ गया उत्तराखंड में। इस ट्रैक को दूर कैसे करे। एक घोर जातिवादी, क्षेत्रवादी और अवसरवादी और भ्रष्टाचारी को बड़े बड़े तक में भ्रष्टाचार है, जनभावनाओं का अनादर करना, भ्रष्टाचार है पथभ्रष्ट करना, पर उन्हें विकास पुरुष, बड़े ईमानदार, बड़े जनप्रिय नेता